हाय बच्चों। गिव मी अ सेकेंड। क्या हाल चाल बच्चों? ओके। हाय बच्चों, एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, मैं साइड में कुछ काम कर रही थी। आधा रहता है काम, ज्यादा रहता है काम। 5 बजे तक, सुबह के 10 से लेके 5 बजे तक काम काम काम। उसके बाद आराम। यस, उसके बाद आई एंजॉय। यस। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? आज की क्लास बिल्कुल धमाकेदार धुरंधर होने वाली है। यस, आज धमाकेदार धुरंधर क्लास के लिए तैयार। आज होगी कमर तोड़ नहीं, हाथ तोड़ क्लास मेरे प्यारे बच्चों। आज कैसी क्लास होगी? कमर तोड़ नहीं, आज होगी हाथ तोड़ क्लास। क्योंकि आज हम लिखेंगे, आज हम समझेंगे क्या सेल चैप्टर। और क्या ही बताऊंगी, मैम कमर भी टूटेगी, उससे ज्यादा हाथ। बहुत लिखना है क्या मैम? ये देखो, पहले डरा दिया मैम ने। कहेंगे मैम यार क्लास शुरू होती नहीं है कि बस डराना शुरू कर देते हो। और जितने भी बच्चे जयपुर या जयपुर के आसपास रहते हैं, कृपया करके कल सब एनडी सर से जरूर मिलने जाए। दिस इज अ रेगुलर चेकअप ऑन आवर पेड स्टूडेंट्स। ठीक है, जरूर चले जाना कल सर से मिलने के लिए। फिर सर मुझे 10-10, 8-8, 20-20 तुम्हारी चुगलियां करेंगे और उन चुगलियों को मैं एंजॉय करूंगी। ठीक है, यू नो हाउ मच आई एंजॉय गॉसिप। चलिए। अरे मैम आज आप क्यूट लग रहे हो, थैंक यू सो मच। तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बल्कि ये अपने में ही बहुत बड़ा है। यस, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अपने में ही पावर हाउस है, अपने में ही क्या है, जल्लाद टाइप है ये। चलिए, तो हेडिंग लिखते हैं आज की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लिखिए बच्चों। तो ये हमारा कौन सा चल रहा है? सी खत्म हो गया ना। नाउ वी विल हैव टू स्टार्ट विद डी। सो डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग लिखेंगे सब बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। सुंदर सुंदर हेडिंग, सुंदर सुंदर नोट्स। गुड आफ्टरनून दीपिका। दीपिका, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस लुक्स लाइक अ सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप्ड। तो सबसे पहले सॉसेज शेप ही बना लेते हैं। लो, ये बना ली हमने सॉसेज शेप्ड। दिस इज मोर लाइक अ सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जहां पे जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, दिस इज थ्रोन इनटू इनफोल्ड्स व्हिच आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। ये क्या है? क्रिस्टे। सिस्टर्ने तो नहीं है ना, क्रिस्टे है ना बाबू। फिर इसके अंदर भी अपना क्या होता है? मैट्रिक्स। इसे साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, इसे मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जो मैम येलो कलर से बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसको मैट्रिक्स। इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है इसका? इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। प्लस इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जिंदगी में तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, चाहे पैसा हो, खाना हो, कपड़ा हो, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है मेरे बच्चों। हमेशा इसी सोच के साथ चलना चाहिए कि हम इस धरती पे आए हैं तो अपना खर्चा भी खुद ही उठाएंगे। ये हाथ कभी ऐसा ना हो, ये हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज की एक छोटी सा सबक जो मैम आपके साथ शेयर करती हुई कि लाइफ में डिपेंडेंट होना सबसे बेकार बात है। कुछ लोग फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी काम नहीं करती तो वो दूसरों से हेल्प मांगते हैं, बट मैं बता दूं फिनेंशियली डिपेंडेंट होना उससे भी बेकार है। तो ये है उसके राइबोसोम्स। ठीक है मेरे बच्चों। प्लस बेटा इसके अंदर अपने पास प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन, आरएनए, ये सब चीजें भी रहती है। तो ये आरएनए बना लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। ये आरएनए बना लेते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ना, तो इसे सिंगल ही रखेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे
ये होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको भी मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, तो इसलिए ग्रीन कलर से बना लेते हैं, इसकी भी पूरी इज्जत देंगे इसको भी। हाँ, फिर यहाँ पे बनाते हैं ऑक्सीजोम्स, ये रे ऑक्सीजोम्स, ये बना लो ऐसे। अभी इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी इसको जूम करके बस दिखाने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बना लो ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसकी एक एक लेबलिंग शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है किस चीज का। मैम आज क्लास में जोश ही नहीं है। कोई नहीं कीर्ति बेटा, आप नाचो, सब जोश में आ जाएंगे। तू शुरू कर बस, ताथैया ताथैया। सब वेट कर रहे तेरे ताथई ताथई का। बना लिया सबने डायग्राम? लेबलिंग करना शुरू करें बच्चों। चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। ये कौन सी मेम्ब्रेन है मेरे प्यारे बच्चों? इस मेम्ब्रेन का नाम है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये तो ज्यादा रेगुलर है, ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। कैसी है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन? एवरीवन, दिस इज मोर रेगुलर एंड दिस इज मोर स्मूथ। ये स्मूथ भी है और रेगुलर भी होती है आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर 60:40 के रेशियो में होता है लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। यानी कि आपका प्रोटीन होता है 60% ऑफ दिस मेम्ब्रेन एंड 40% इज लिपिड। आप देख सकते हैं इसका कॉम्पोजिशन। सिंस ये बाहर वाली है तो दिस बिकम्स मोर परमिएबल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। दिस इज मोर परमिएबल as compared to inner membrane, ठीक है बच्चों। Now coming to the next layer which is a second layer which is called as inner membrane। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अंदर वाली झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? मेम्ब्रेन। क्या ये रेगुलर है? नहीं, क्या ये रेगुलर है? नन्ना बताओ तो, क्या ये रेगुलर है? क्या ये स्मूथ है? बताओ जरा। कैन एनीवन टेल मी? किट्टी करती हूँ। अबे बहन दीदी, यहाँ पे किट्टी नहीं चलती है, यहाँ पढ़ाई चलती है। किट्टी बाद में, कमाने के बाद। हाँ, इनर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ नहीं है। this contain enfoldings of inner membrane and these enfoldings are called as cristae। क्या कहते हैं इन इनफोल्डिंग्स को? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर इस इनर मेम्ब्रेन के बारे में देखें, सो दिस इज लेस परमिएबल और मोर परमिएबल एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ये बहुत सेलेक्टिव होती है, दिस इज हाईली सेलेक्टिव, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरी चीज पे आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अब आप पूछेंगे मैम ये हाईली सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन अलग है। दिस इज 80:20%, यानी कि अगर 80% इसमें प्रोटीन है तो 20% इसमें लिपिड है बच्चों। सो कॉम्पोजिशन भी अलग है, इसलिए बेटा अलग तरीके से बिहेव भी कर रही है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इनर मेम्ब्रेन, जो कि नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो यहां से पूछा जाता है कि आखिर क्या चीज प्रेजेंट होती है इसके पास, इनर मेम्ब्रेन के पास, जो इसे खास बनाती है। जहां पे एक ऐसी साइकिल होती है, अगर वो नहीं हुई तो टेक्निकली एटीपी जनरेट होगा ही नहीं। वो साइकिल कौन सी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैम ने? एक बार वापस बोलेंगे सर। सो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितनी भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंजाइम्स है जो यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सब यहीं पे होंगे। और ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नीट एग्जाम का, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? मैम के साथ रिवाइज भी किया करो बार बार बोल के। मैं आपको हमेशा कहती हूँ बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना बोलोगे क्लास में याद होगा,
इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है। ये मैं आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में समझाऊंगी जब हम पहुंचेंगे वहां तक। फिर उसके बाद और अंदर चलते हैं। अभी इसके अंदर साइटोप्लाज्म है या मैट्रिक्स है, ये बताओ। ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर आप इस चीज को देखें, सो दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो जगह है जहां पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं, और अगर इन दोनों में से एक भी रिएक्शन नहीं हुआ तो एटीपी, पैसा नहीं बनेगा मेरे बच्चे, पैसा अटक जाएगा। ठीक है, तो वो दो रिएक्शन कौन से? एक तो होता है यहाँ पे लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, और दूसरी जो चीज होती है यहाँ पे उसका नाम है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, कोई भी नाम ले सकते हो, क्रेब्स साइकिल। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है क्रेब्स साइकिल कहां होती है? मैट्रिक्स पे। लिंक रिएक्शन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये चीज आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब मैं ये चैप्टर शुरू करूं। बताइए, यहां तक समझ में आया? तो आगे चला जाए फिर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट इसमें क्या है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और ये हमारे जेनेटिक मटेरियल पे काम नहीं करता है। ये डिवीजन कैसे करता है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन होता है जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया। फिर उसके बाद इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, अपनी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 80S होते हैं, 70S होते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं काफी बार इसी चैप्टर में लिखवा भी चुकी हूं और आपसे भी पूछ रही हूं। यस, 70S या 80S? अभी क्लास में एक जैसा आंसर आना चाहिए, तब मजा आएगा बिल्कुल। ये जितने भी राइबोसोम्स होते हैं सबके सब 70S होते हैं। कैसे होते हैं? 70S टाइप। दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। उसके बाद ये होते हैं इसके अंदर एडिशनल आरएनए, प्लस इसके पास अपने प्रोटीन्स भी होते हैं जो बाइनरी फिजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक चीज जो जूम करके पढ़ने वाली है वो है ये स्ट्रक्चर। लेट्स जूम दिस स्ट्रक्चर। ये है क्या स्ट्रक्चर? चलिए आइए इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं हम बच्चा पार्टी को समझाने के लिए। ये हो गया उसका बेस, ये हो गया उसका स्टॉक, और ये हो गया उसका हेड। तो यहां पे तीन चीजें आपको दिख रही है, मैंने जूम करके बनाया। पहली चीज क्या है? बेस, फिर क्या है? स्टॉक, फिर क्या है? हेड। ठीक है बच्चों, सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर विद बेस, स्टॉक एंड हेड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्सीजोम। और ये ऑक्सीजोम कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। कहां प्रेजेंट होता है ये? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजोम। स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? बेस प्लस स्टॉक, जो हमारा बेस प्लस स्टॉक है, दिस इज बेस प्लस स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एज एफ नॉट पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे? एफ नॉट पार्टिकल। और जो हमारा हेड है, हेड, ये जो हमारा हेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल। F1 और F नॉट एक बार कंफर्म कर लेंगे एनसीईआरटी से, मेरे को इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। हेड के नीचे स्टॉक, स्टॉक बेस, यहीं पे आपका एटीपी सिंथेसिस होता है। इसका मेन काम क्या होता है? यस, मेन काम क्या होता है इसका? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी यहीं पे पैसा बनता है। क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात है। आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। ये तो था पूरा डायग्राम और डायग्राम का जूम पार्ट। अब इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं मेरे बच्चों। लेट्स राइट द इंट्रोडक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये तो भरी गई ऑलमोस्ट।
इस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को कहाँ गया वो वाला लेबलिंग, हाँ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। तो ये मत सोचना कि गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में, लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब डिटेल में इसके नोट्स बनाते हैं मेरे बच्चों। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इट इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, हाउ डू वी नो माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक जब भी कोई साइंस का सवाल पूछता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज, पावर हाउस ऑफ द सेल। Like every influencer, the dumb influencer, I would ask this question and answer, I know science, ठीक है। तो यार ये तो सभी को पता होता है, क्या है ये? Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? बिकॉज यहां से एनर्जी जेनरेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है एनर्जी जेनरेशन, एनर्जी जनरेशन। फिर आते हैं इसकी शेप पे। लेट्स टॉक अबाउट द शेप। अगर इसकी शेप की बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, सो दिस इज मोर लाइक अ सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप्ड, सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गेनेल होता है। साइज की अगर बात की जाए तो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका साइज क्या होता है? 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर कैन बी द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ना नंबर, अभी नंबर क्या होता है? डिपेंड्स कि एक सेल की कितनी एक्टिविटी और कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसे मिलेगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। दिस डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ सेल। जैसे कि अब दिल है, हमारे हार्ट सेल्स हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा, इररिस्पेक्टिव आप सो रहे हो, खा रहे हो, हग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो हमेशा काम कर रहा है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। यहां तक सबने लिख लिया। अब आते हैं इसके राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम, तो अगर राइबोसोम्स की बात करें तो इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, और जो राइबोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं दैट इज सिमिलर टू व्हाट यू फाइंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज 70S। कैसा मिलेगा? 70S। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इनके प्रोटीन खुद से बनाते हैं ये, या ये सेल की मशीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए? क्या समझ में आता है इससे? ये अपने प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इवन नॉट फॉर प्रोटीन्स। फिर आते हैं ऑक्सीजोम्स पे। ऑक्सीजोम्स क्या है? हमारे F0 F1 पार्टिकल्स हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहां प्रेजेंट होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये? These ऑक्सीजोम्स एक्ट एज एन एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? एटीपी सिंथेज। सो ये ऑक्सीजोम्स काम करते हैं एज एटीपी सिंथेज एंजाइम, और यही एटीपी सिंथेज क्या बनाता है? एटीपी फॉर्मेशन करता है। इसलिए दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ऐसी चीज किसी और ऑर्गेनल में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या क्या हो रहा था? दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है लिंक रिएक्शन और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या फंक्शंस है बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में, जो भी आता है, जो भी पता लगता है बता दो। क्या क्या फंक्शन है? एटीपी प्रोडक्शन, सबसे पहले तो एटीपी प्रोडक्शन, और यही इसका मेन फंक्शन है, एटीपी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक और नई चीज जो है, जो हमें पढ़नी है, वो है एंडोसिम्बायोन थ्योरी। यहाँ पे एक अलग से हेडिंग लिखेंगे, एंडोसिम्बायोन थ्योरी। अब ये एंडोसिम्बायोन थ्योरी क्या कहती है, इसको मैं समझाती हूँ आप लोग को। चले,
नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। बेटा इसका स्ट्रक्चर देख के तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये बैक्टीरिया जैसा है? जब हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपना राइबोसोम है, अपना मैट्रिक्स है, अपनी मेम्ब्रेन है, ऐसे ही लग रहा है कि ये पहले के जमाने का बैक्टीरिया है। तो हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहले इंडिपेंडेंट ही जीते थे, फिर वक्त बदला, टेक्नोलॉजी आई, फोन्स आए, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो यूकैरियोटिक सेल ने कहा फिर क्या करूं? वो कहते कि कोई नहीं भैया, आप हमें अपने घर में रख लो, हम तुम्हें एनर्जी बना के देंगे, बस तुम हमको जगह दे दो रहने की। तो यूकैरियोटिक सेल के तन नेकी और पूछ पूछ, आजा रे आजा, रह ले। अगर तू मन ने बैठे बिठाए पैसा कमा के देगा तो इससे अच्छी चीज ही क्या है लाइफ में। और वहां पे बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं अकेला हूं, पैसा कमाता हूं, सब मुझे आके अटैक करते हैं, मुझे एक सेफ्टी चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म था, वो अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके जीने लगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिला? प्रोटेक्शन। और सेल को, यूकैरियोटिक सेल को क्या मिला? पैसा, यानी कि एटीपी। इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं कि माना कि अपना काम सारा कर रहा है, बट इसको भी छत्र छाया चाहिए किसकी? यूकैरियोटिक सेल की, फॉर प्रोटेक्शन। क्योंकि पैसा बनाने के लिए इसे ग्लूकोज चाहिए, और वो ग्लूकोज कौन लाके देगा? शरीर। वो ग्लूकोज कौन लाके देगा? सेल। तो अगर जब तक इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता रहेगा तब तक एटीपी बनता रहेगा, बट वो रॉ मटेरियल लाने के लिए भी ये किस पे डिपेंडेंट है? यूकैरियोटिक सेल पे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो यहां पे क्या था? पहले इंडिपेंडेंट लिविंग हुआ करते थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एज ऑर्गेनिजम्स। बट वक्त ऐसा हुआ, जैसे कि आज आप देख लो घर में मम्मी उल्टी आ रही है और चला फोन, ठीक है, मम्मी पेट दर्द हो रहा है और चला फोन, मम्मी आज अटक गई और चला फोन, ठीक है। तो ऐसी बेटा ये ना कोप अप नहीं कर पाए, ये कहते हैं यार हर बात पे ऐसे ताने दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, अब हम ऐसे जिएंगे नहीं, अब हम छत्र छाया में जिएंगे, हम फोन चलाएंगे बट कंबल के अंदर, क्योंकि जब बाहर चलाते मम्मी बता देती है। यस, तो इसलिए बेटा ये चीजें होने लगी। तो फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट together decided to live inside eukaryotic cell as symbionts, symbiosis relationship। ठीक है बच्चों, that's why these two organelles, mitochondria and chloroplast, are called as semi-autonomous। समझ आया या नहीं आया? लिख लीजिए इसको, फिर हम प्लास्टिड्स पर चलेंगे। बना लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मैम बट यूकैरियोटिक सेल ही क्यों प्रेफर किया? क्योंकि वो एडवांस है ना। अब बेचारा खुद ही बैक्टीरिया जैसे प्रो में जाके क्या करेगा, उसे पता है ये तो डूबती नहीं है, अब आने वाली तो नहीं यूकैरियोटिक है ना, ये ज्यादा एडवांस्ड है। अब जब तू काम कर ही रहा है तो अच्छे बंदे के साथ सिम्बायोसिस बनाएगा ना, काय को प्रिमिटिव वाले के साथ बनाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ई, यानी कि अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, राइट द हेडिंग प्लास्टिड्स। मैम प्लीज साइड, वेट, मैं दूसरे वाले घर में जा रही हूं, ठीक है।
तो प्लास्टिड्स भी क्या है, हमारे ऑर्गेनल्स है, बट ये वो ऑर्गेनल्स है जो एनिमल सेल में नहीं मिलते। ये वो ऑर्गेनल्स है जो केवल और केवल आपको प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे। सो दीज प्लास्टिड्स आर फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स, यानी कि हमारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यूग्लिनॉइड्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा और कहीं नहीं, पूरे पूरे 5 किंगडम में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे प्लास्टिड, सिर्फ यही वो 2 हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। आखिर प्लास्टिड्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, क्या क्या वो स्टोर करते हैं, ये सब अब हम देखेंगे। तो ये जो प्लास्टिड्स है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 3 तरीके के। पहले वाले का नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या है पहले वाले का नाम? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, जैसे हमारा ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूको ल्यूको याद रखना ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं हमारे बहुत ही कलरफुल, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अलग अलग रंग भरे, जैसे प्यार के अलग अलग रंग होते हैं, बाबू खाना खाया, अरे बाबू भाग यहां से, अलग अलग रंग वाला क्रोमोप्लास्ट। फिर आते हैं हरे रंग वाले, ठीक है, जो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, जिसको अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन है, 1 2 3। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड्स हैं बच्चों? कलरलेस प्लास्टिड्स है। टेक्निकली इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए कलरलेस है। कैसे हैं ये? दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। और इनका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज करना, स्टार्च का स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज? स्टार्च का, जो आपको आलू में दिखता है, शकरकंदी में मिलता है। आलू अगर छील के खाओगे तो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखता है ना, बस उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, उसमें ना ही क्रोमोप्लास्ट है ना ही क्लोरोप्लास्ट है। सिंपल। आलू कचालू कहां गए थे? ये देखिए, स्टोरेज किसका कर रहा है? स्टार्च का। और भी बहुत चीजों का करता है, दैट डिपेंड्स। जैसे कि इसमें 3 तरह के होते हैं। पहला है जैसे हमारा अमाइलोप्लास्ट, दूसरा हमारा इलायोप्लास्ट, तीसरा है इसमें हमारा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टार्च, स्टार्च। इलायोप्लास्ट, इलायो ऑयल। और क्या स्टोर करता है? यस, और क्या स्टोर करता है? ऑयल, फैट्स वगैरह, ऑयल एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट, लाइक यू सी इन केस ऑफ सोयाबीन, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन, प्रोटीन स्टोर होता है इनमें, ठीक है। एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, द परफेक्ट एग्जांपल कैन बी एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, उसमें प्रोटीन होता है। एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, दिस यू फाइंड इन केस ऑफ कैस्टर, अरंडी का तेल। स्टार्च, पोटैटो, आलू, कौन सी फैमिली? सोलिनेशी फैमिली। कौन सी फैमिली? सोलिनेशी फैमिली, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब आते हैं नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं इसके पास। इसके पास ये होते हैं डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स, देखने को हमें मिलते हैं किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। जैसे कि कैरेट, कैरेट के पास क्या होता है? केराटिनॉइड्स। टमाटर, लाइकोपीन्स। लाल मिर्ची, लाइकोपीन। पपाया, लाइकोपीन। अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिससे अलग अलग कलर मिलता है, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लो, कैरेट, कैरेट में है केराटिनॉइड्स। देन आपकी रेड चिली, या हो गया आपका टोमेटो, इनके पास लाल कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है लाइकोपीन, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितना आप लाल फ्रूट खाएंगे उतना एंटीऑक्सीडेंट होगा, उतना आप जवान बने रह सकते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट, नाम से पता है जहां क्लोरो आ जाता है वहां हर आ जाता है। ग्रीन कलर पिगमेंट होता है इनके पास, और वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। आइए इसका स्ट्रक्चर अब डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
आज से ही शुरू। अभी बहुत अच्छे प्लम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी चेरीज आ रही है मार्केट में। प्लम्स ग्रेट सोर्स, इवन मैं तो प्लम्स को सुखाती भी हूं, जब वो सूख जाते हैं उन्हें प्रून्स कहते हैं। दे आर वेरी वेरी हेल्दी फ्रूट। प्लम से अच्छा इस टाइम एंटीऑक्सीडेंट आपको नहीं मिलेगा। दे आर जूसी, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। बाल वाल टूटना भी बंद हो जाएगा, जोशीला शरीर हो जाएगा आपका प्लम्स खाने से। प्लम्स को हिंदी में कहते हैं बब्बू बोशा, शायद नहीं, आलू बुखारा कहते हैं, सॉरी, बब्बू बोशा इज नॉट दैट। आलू बुखारा, आलू के आकार का होता है, छोटा छोटा लाल लाल, जूसी होता है, खट्टा भी होता है कुछ कुछ, बट खट्टा भी एक खा लो, क्या हो गया, शरीर के लिए खट्टा नहीं खा सकते तुम गधे? लोग शरीर के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तुम खट्टा नहीं खा सकते। जामुन खाइए, खाइए बिल्कुल, जामुन खाइए, वेरी गुड फॉर हेल्थ। लिख लिया सबने ये? नाउ कैन वी स्टार्ट विथ क्लोरोप्लास्ट। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एवरीबॉडी। ये स्ट्रक्चर बेटा मैं यहां पढ़ा रही हूं, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगी, पहली बता रही हूं। बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगी तो सिलेबस तो फिर मेरा अगले साल ही होगा। क्लोरोप्लास्ट यहीं पे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी शुरू होगा उसमें मैं नहीं कराऊंगी, यहीं पे आपको अच्छे से पढ़ना है स्ट्रक्चर को, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। बट हियर यू विल नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ इनफोल्डिंग्स, यहां आपको इनफोल्डिंग्स नहीं मिलेगी। फिर यहां पे छोटी छोटी थैलियां हैं, ये देखिए, इन थैलियों को कहते हैं थाइलाकॉइड। ये देखिए, ये देखिए, एक थैली, दो थैली, तीन थैली, चार थैली, पांच थैली। ये भी एक थैली, दो थैली, तीन थैली, चार थैली, पांच थैली, ये होगी पांच थैलियां, ठीक है? फिर बच्चों ये थैलियां आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू स्ट्रोमल लेमिली। ये देखिए, ये थैलियां कनेक्टेड है आपस में थ्रू स्ट्रोमल लेमिली, आपस में सब कनेक्टेड होती है इस तरीके से। ये देखिए स्ट्रोमल लेमिली, इसके अंदर अपना फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं, ना कि मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जो ये फ्लूइड है मैट्रिक्स नहीं बल्कि क्या है? स्ट्रोमा। ये देखिए स्ट्रोमा, ये भी सेमी ऑटोनॉमस है। इसका मतलब इसके पास अपना क्या होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इसके पास अपनी प्रोटीन फैक्ट्रीज है, यानी कि ये है अपने राइबोसोम्स। ये देखिए, ये है अपने क्या? राइबोसोम्स। ये रे, ये अपने क्या है? राइबोसोम्स। ये देखिए अपने हैं इसके पास। लिखिए, लो, अपने आरएनए भी होंगे, अपने प्रोटीन भी होंगे। पानी का है मेरा, बनाओ डायग्राम। अभी राइबोसोम पढ़ाऊंगी, फिर बताऊंगी 70S का मतलब क्या है। इट इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। डायग्राम बना लिया? करें इसको सॉल्व, डायग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बाहर से, फिर अंदर की तरफ चलेंगे। दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है? मोर परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये क्या हो गई? दिस इज मोर परमिएबल। वैष्णवी क्लास से बाहर फेंक दूंगी मैं, अगर मेरी क्लास में आना है और अगर किसी भी टीचर का नाम लिया मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगी। आइदर यू स्टडी हियर और लीव माय क्लास। तुम्हारे जितने भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ग्रुप को लेके, जस्ट लीव फ्रॉम माय क्लास, यू सॉल्व एंड देन यू कम इन माय क्लास।
the subject which is almost 50% of your NEET examination. If you cannot respect this subject, technically you are not respecting your drop year, your time and your subject. निकल सकते हैं आप बाहर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज इनर मेम्ब्रेन. ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? मोर परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है. दिस इज लेस परमिएबल एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन. और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच की स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है बच्चों. फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट. ये है हमारा राइबोसोम. ये हमारा राइबोसोम जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. अब जो ये राइबोसोम है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है, ये क्या बना रहा है? ये 70S है, ये 80S है? क्या होता है? 70S या 80S? यहां पे 70S रहेगा, 80S नहीं रहेगा. हमेशा इन ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी राइबोसोम होगा वो 70S होगा, ना कि 80S. फिर उसके बाद आते हैं इस पे डीएनए पे. ये इसका जेनेटिक मटेरियल है खुद का, जो कि कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर इन नेचर है. और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के कारण ये भी सेमी ऑटोनॉमस है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. फिर उसके बाद आगे चलते हैं. ये जो एक एक थैली आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड. ये एक थैली को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड. इस थाइलाकॉइड के ऊपर दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जहां से आपकी एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और आपका ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी जनरेशन होता है. ये जो दो फोटो सिस्टम होते हैं वो होता है PS1 और दूसरा होता है PS2. दो फोटो सिस्टम होते हैं. और यहां पे चलती है आपकी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. ये वाली प्रोसेस चलती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर. इस थाइलाकॉइड के अंदर आपको लाल रंग का कुछ दिख रहा होगा, लाल रंग का. दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. ये बिल्कुल जहरीला होता है, कुछ लोगों की जुबान की तरह, यानी कि बिल्कुल एसिडिक होता है मेरे बच्चों. एसिडिक पीएच. इसका पीएच कैसा होता है? एसिडिक पीएच होता है. फिर आते हैं नेक्स्ट. जब ये सारी थैलियां आपस में इकट्ठी होती है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राना. ग्राना क्या है? द पाइल ऑफ थाइलाकॉइड. जब बहुत सारे थाइलाकॉइड एक साथ पाइल अप होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राना. क्या कहते हैं उसको? ग्राना. इन ग्रानास के बीच में कनेक्शन है. इस कनेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली. क्या कहते हैं इन कनेक्शंस को? वी कॉल दिस कनेक्शंस एज स्ट्रोमल लेमिली. स्ट्रोमल लेमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे भी एक फोटो सिस्टम होता है जिसका नाम है फोटो सिस्टम 1. और यहां पे चलती है आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. कौन सी चलती है यहाँ पे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है यहाँ पे. फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये हो गया. ठीक है बच्चों. फिर आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है इसके अंदर स्ट्रोमा. ये मैट्रिक्स नहीं है, स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन. सो दिस इज अ लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन जहां पे आपका ग्लूकोज बनता है. सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब इसका एक बार फंक्शन देख लेते हैं. क्या क्या फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्या फंक्शंस है क्लोरोप्लास्ट के? यस बच्चों, पहला तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फिर फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टोरेज ऑफ स्टार्च भी होता है. यहां पे स्टोरेज ऑफ स्टार्च भी होता है. ये भी कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस. इसका नंबर वेरी कर सकता है अगेन फ्रॉम सेल टू सेल. मीजोफिल कैन हैव 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट. हाँ बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल. अब थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके बाद हम राइबोसोम साइटोस्केलेटन की तरफ बढ़ेंगे, सेंट्रियोल की तरफ बढ़ेंगे. उससे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का भी काफी बैकलॉग हो गया कल की और आज की क्लास का मिला के.
फिर एक साथ इतना एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए बच्चों, ओहो स्लाइड भी खत्म हो गई थी, क्या बात है, क्या एंट्री मारी है मैंने सही टाइम पे। आए सेल मेम्ब्रेन। चल यहां से हमको पढ़ना शुरू करना है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं और फिर आगे चलते हैं। निकाले अपनी एनसीईआरटी। पता नहीं बेटा आदित्य आज चैप्टर खत्म होगा या नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ाने का भी तो एक काम है ना मेरे पास, वरना खत्म हो जाता आज आराम से। Now, the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब करीबन डिस्कवर हुआ था? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था? अराउंड 1950s। उसी के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता पाए थे। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन आरबीसी, ये जो स्टडी हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किस सेल पर हुई थी बच्चों? इट वाज ह्यूमन आरबीसी। अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जब उनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जब उनके पास आरबीसी था, तब जाके उन्होंने किसका स्ट्रक्चर दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट, these studies show that the cell membrane is composed mainly of lipids and proteins। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है बच्चों? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। The major lipids are phospholipids। इन लिपिड्स में भी जो सबसे ज्यादा लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन से? फॉस्फोलिपिड्स। दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। तो कैसी है हमारी? अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ठीक है बच्चों। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारे हेड होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है, फेसिंग आउटसाइड, और जो फैटी एसिड चेन होती है दैट इज फेसिंग इनर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में भी यही लिखा है कि द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। पोलर हेड हमेशा आउटसाइड की तरफ होंगे और जो हमारी चेन्स होंगी हाइड्रोफोबिक टेल्स वो कहां पे होगी? इनर पार्ट की तरफ होंगी। ठीक है, now this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। इस तरीके से क्या है, जो हमारी फैटी एसिड चेन्स हैं वो कभी पानी के कांटेक्ट में नहीं आती है। In addition to phospholipid, membrane also contains cholesterol। लिपिड रैफ्ट्स बताए थे मैंने, लिपिड रैफ्ट्स। लिपिड रैफ्ट्स क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि दिस कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लूइडिटी के लिए। जैसे कि जब आपकी साइकिल बहुत मुश्किल से पेडल मारती है तो तेल लगाते हो ना, फिर एकदम से धक 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 करके चलता है, टक 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 टक, वैसे ही बेटा कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए फ्लूइडिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नाउ later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses proteins and carbohydrates। तो लिपिड्स कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। Now the ratio of protein and lipid vary considerably based on the cell type। In human beings, the membrane of RBC contains 52% protein and 40% lipids। तो कितना है आरबीसी की मेम्ब्रेन में? आरबीसी की मेम्ब्रेन में द रेशियो इट 52:40, जिसमें 52 क्या है? प्रोटीन, और 40 क्या है बच्चों? हमारा लिपिड्स। 40 क्या है? हमारा लिपिड्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मैंने कहा था ईज का मतलब मैं नहीं बताऊंगी कितनी आसानी से आप प्रोटीन निकाल सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। Peripheral protein lie on the surface of the membrane, यानी कि they are superficially attached। Peripheral proteins कैसे होते हैं? जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं या तो वो पार्शली एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर बनाते हैं, या पूरे के पूरे एम्बेडेड होते हैं, टोटली बरेड, जैसे कि हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। एज an improved model of structure of cell membrane was given by Singer and Nicholson in 1972।
तो 1972 में किसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन। एंड जो मॉडल उन्होंने दिया था वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल। अब लिपिड ल 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 ल, बस तुम्हें गाने याद करने मेरी क्लास में। लिपिड है तो कौन सा मूवमेंट है? लेटरल मूवमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। लिपिड ना, लिपिड में होता है फ्लिप फ्लॉप ल ल ल। ओके, 3 ल थे ना। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा लिपिड में, ये है ट्रिक। ठीक है, और लेटरल मूवमेंट किस में होगा? प्रोटीन में। ढंग से ट्रिक याद करनी है, ऐसे नहीं गाने गाते रह जाओ। देखो अभी गलती हो जाती, इसलिए मैंने हाथों हाथ लिख दी ट्रिक वहां पे। ल ल ल ल, 3 ल है भाई। यस ठीक है, तो यहां पे प्रोटीन्स कौन सी मूवमेंट शो करते हैं? लेटरल। और लिपिड कौन सी शो करते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। कितना मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल मूव कर पा रहा है उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है बच्चों, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब के बारे में पता चलता है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable. Now the NCERT says the plasma membrane is selectively permeable, not semi-permeable. तो सब बच्चे अपने नोट्स में इस चीज को क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ना कि सेमी परमेबल। एंडोसाइटोसिस होता है जब सेल कोई चीज अंदर लेता है, कोई वेसिकल। ठीक है, next, now to some molecules present on either side of it, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. जब कोई मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी के यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं? उस ट्रांसपोर्ट को विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बताया था, इसे सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher to lower. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कहां से होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। और जब पानी मूव करता है तो उसे सिंपल डिफ्यूजन नहीं कहते, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। When the water moves from higher water potential area to lower potential area, it is called as osmosis. इसमें भी पानी खर्च नहीं होता है, सॉरी एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है मैं इसको समझाती हूँ। देखिए यहां पे सब, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बायलेयर है मेरे प्यारे बच्चों, लिपिड बायलेयर। ठीक है, और यहां पे एक मॉलिक्यूल है विच इज अ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, बट ये जो हमारी लिपिड बायलेयर है ये क्या कहती है? नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ठीक है, नहीं जाने दूंगा, तो ये इसको जाने नहीं देता है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को इससे गुजरना है तो इसे स्पेशल चैनल्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्पेशल चैनल्स की। अब उसके बारे में यहां पे एनसीईआरटी ने समझाया। देखो अब समझो, ध्यान से समझो। एज द पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर मॉलिक्यूल बच्चे? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। क्या है पोलर मॉलिक्यूल का मतलब? क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्या मतलब है इसका? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पास नहीं कर सकता है क्योंकि आपकी लिपिड बायलेयर है, ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में। सो दे रिक्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. तो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें कैरियर चाहिए जो इसको अंदर लेकर आ सके। और उसको, उस कैरियर को क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको? कैरियर प्रोटीन।
इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं इस तरह के ट्रांसपोर्ट को? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जहां पे हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। A few ions or molecules are transported across the membrane against their gradient. Now, जब against their gradient move करते हैं, that is from lower to higher concentration. The transport is called as active transport, where you need pumps like sodium, potassium, ATPase pump. ये देखिए, ये रहा. This is for active transport. तो यहाँ पे 3 तरह के ट्रांसपोर्ट है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है. पहला कौन सा है? जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है. जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में. पहला कौन सा है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है? पैसिव. वेरी गुड साक्षी. दूसरा जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. दूसरा जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक, मेम्ब्रेन है हाइड्रोफोबिक, तो इसको स्पेशल कैरियर चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए. फिर तीसरा जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, वो कौन सा? हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, सेल वॉल. एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सेल वॉल है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल. बच्चों को लगता है सेल है, लिविंग सेल है, तो ये कैसा होगा? नहीं होगी वेदांत, मैंने इतना क्लियरली बोला तो है, नहीं होगी एनर्जी खर्च फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में. कैसा होता है ये? नॉन लिविंग. नॉन लिविंग है सेल वॉल. ये बच्चे बहुत बार ये स्किप कर देते हैं पॉइंट, बट ये बाहर की होती है, ये मॉलिक्यूल से बनी है, तो इसे नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है. Forms an outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell, protects the cell from mechanical damage and infection. तो यहाँ पे इसकी functions बताती हूँ एनसीईआरटी. पहला फंक्शन है शेप ऑफ द सेल देती है सेल वॉल. दूसरा है प्रोटेक्शन मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से. It also helps in cell-to-cell interaction, provide barrier to undesirable molecules. ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया, सेल टू सेल इंटरेक्शन. और फोर्थ फंक्शन हो गया कि अनडिजायरेबल चीजों की एंट्री करने नहीं देती है सेल वॉल. एल्गी हैव सेल वॉल. एल्गी के पास है सेल वॉल, जो किससे बनी है बच्चों? एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? हमने लिखा है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. While in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन. एल्गल सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. नेक्स्ट, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट. जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके पास होती है प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल. ये ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ठीक है, बट जैसे जैसे मेच्योर होती है, लिग्निफाइड होती है, यही सेल वॉल क्या बन जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, विच इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल. यानी अंदर की तरफ सेकेंडरी होगी, बाहर की तरफ हमेशा प्राइमरी होगी. उसके लिए आप डायग्राम चेक कीजिए जो मैंने बनवाया था. दो सेल के बीच में चिपकाने के लिए क्या होता है? मिडल लेमिला इज अ लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. सीमेंटिंग का काम कर रहा है, सीमेंट का. द सेल वॉल एंड मिडल लेमिला में बी ट्रांसवर्स्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा, विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स. ये भी बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों? नोट्स में आपको एक एक चीज दिख जाएगी, सब मैंने लिखवाया है, डायग्राम भी बनवाया है, नोट्स भी लिखवाए हैं. एक एक शब्द का मतलब आपको दिख जाएगा नोट्स में. नेक्स्ट, अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है पहले तो ये समझते हैं. While each of the membranous organelle is distinct, यानी कि अलग. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग. Which behaves differently. हमारे घर में एक भाई बहन होते हैं ना, अलग ही. सब कह रहे हाँ हाँ चलेंगे यार मूवी देखने. नहीं यार मूवी में क्या रखा है, चलो खाने चलते हैं. Yes. In terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. पर इन सब में भी कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स है जिनका फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड होता है. उसको कहते हैं हम क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम.
द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स 4 चीजें, 4 से 5वीं मत कर देना एग्जाम में, सिर्फ 4 ही चीजें हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 1, दूसरा गोल्जी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। इसके अलावा नीट में पेरोक्सिसोम आ जाए, माइक्रोस्फीयर्स आ जाए, ग्लाइऑक्सिसोम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हारा वो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। सिंस द function of mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as part of endomembrane system. So mito is not the part, chloro is not the part, peroxisome is not the part of endomembrane system. Next, अब शुरू करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस आर ईआर, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियस है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विदाउट राइबोसोम। ये राइबोसोम कौन सा है? एटीएस। यहां मार्क कर लो, ऐसे लिख लो एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड ईआर। पूरी लाइन बकवास यहां से नहीं बनता क्वेश्चन, ठीक है। हेंस ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस into 2 distinct compartments। एक लुमिनल कंपार्टमेंट, अपना डायग्राम देखिए एनसीईआरटी वो नोट्स में मैंने बनाया था। लुमिनल ये वो कंपार्टमेंट है जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। एक्स्ट्रा लुमिनल वो कंपार्टमेंट है जो ईआर के बाहर है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। वो 2 कंपार्टमेंट हो गए। जैसे कि एक डायग्राम बनाया था ऐसे वाला, देखो, अंदर वाला लुमिनल, बाहर वाला एक्स्ट्रा लुमिनल। The ear often shows ribosome attached to their outer surface। क्या अटैच होता है? राइबोसोम। जिन ईआर के पास राइबोसोम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? एटीएस टाइप का। कौन से टाइप का होता है? एटीएस। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, जब राइबोसोम नहीं होते हैं, देन दीज आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का फंक्शन क्या है? RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। तो protein synthesis and secretion is the main function of RER। They are extensive continuous with the outer membrane of the nucleus। ये मैंने डायग्राम में बताया था कि जो RER होते हैं वो टेक्निकली आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है। आउटर की जगह इनर लिख देगा एनटीए और कहेगा बता आंसर क्या है, तब आपने क्या बताना है? करेक्ट आंसर जो मैंने पढ़ाया है। द एसीआर इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो यहां लिपिड्स बनता है, लिपिड से क्या बनता है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर। स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन से हो सकते हैं? जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। गोल्जी अपैरेटस, पहले डायग्राम देखेंगे। यहां से चीजें बन के अंदर जा रही है और यहां से आउट। ये कौन सा फेज है? एवरीबॉडी रिवाइज। दिस इज फॉर्मिंग फेज, दिस इज सिस फेज, दिस इज कॉन्वेक्स फेज। जहां से बन के निकल जाती है maturation phase, this is trans phase and this is concave phase। concave। कैमिलो गोल्जी 1898, कैमिलो गोल्जी 1898 किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने। was observed densely stained reticular structure near the nucleus। They were the later named Golgi bodies after him। They consist of flat disc-shaped sac or cistern, diameter dash छोड़ दो। These are stacked parallel to each other। Yes, this is important कि ये सारे cistern आपस में parallelly arranged होते हैं। Varied number of cisternae are present in the Golgi complex। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex तो एक होता है इनका कॉन्वेक्स, सिस और द फॉर्मिंग फेस। डायग्राम में मैंने लिख के बताया। दूसरा होता है कॉनकेव
ट्रांस और मैच्योरेशन फेज, जहां से वेसिकल बन के निकलती है. The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected. The Golgi apparatus principally perform the function of the packaging material. तो पहला यहाँ पे इसका फंक्शन आता हुआ Golgi का जो है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी कि या तो सेल के अंदर वेसिकल जाएगी या सेल से बाहर वेसिकल जाएगी, या तो फॉरेन जाएगी या डोमेस्टिक घूमेगी. ठीक है. Materials to be packed in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase. तो जो ER है वहां से वेसिकल आएगी, ER से ये फ्यूज करेगी फॉर्मिंग फेज से. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये रहा. And move towards the maturing phase. This explains why the Golgi remains in close association with the ER. A number of protein synthesis required by ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from it in the trans phase. अब ये जो पॉइंट था ना, ये वाला, ये मैंने आपको नोट्स में समझाया है. ये जो मॉडिफिकेशन है कौन सा है भाई? ऐसा क्या हो रहा है? जो मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन. यहां पे एनसीईआरटी बात कर रही है एक प्रोसेस की जो है ग्लाइकोसाइलेशन. अगर आपने प्रोटीन के साथ ऐड किया कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन. अगर आपने लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड किया तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड. ये चीज एनसीईआरटी लिखती है, बट वो प्रोसेस का नाम क्या एनसीईआरटी नहीं समझाती है, इसलिए बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती और वो छोड़ देते हैं. नेक्स्ट, लाइसोसोम्स. These are membrane bound vesicular structures. कैसे होते हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनेल है भाई, यूकैरियोटिक सेल है, हर चीज मेम्ब्रेन बाउंड होगी. ठीक है. The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? When water is used for breakdown of सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल. जब मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे कहते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट, लाइपेजेस. एंजाइम कौन से आएंगे? लिपिड डाइजेशन के लिए लाइपेजेस, प्रोटीन डाइजेशन के लिए प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेजेस. ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच. ये बहुत जलजले होते हैं. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids, and nucleic acids. They are also called as what? Suicidal bags. They are also called as what? Suicidal bags. Because they perform auto-digestion. Vacuoles. ये चौथा पार्ट है endomembrane system का. The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water. तो vacuole के अंदर क्या होता है? पानी होता है, sap होता है, excretory product होता है और other मटीरियल्स जो कि यूजफुल नहीं होते, तो एक तरह का वेस्ट होता है इसमें सारा. द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट होती है बस. इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. इन प्लांट सेल. इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस. तो ये टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में क्या करती है बच्चों? मैम, टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेसेस इज रिक्वायर्ड. यस इल्मा, यस. अच्छा, मैं कहां थी? मेरा फोकस तोड़वा दिया. अच्छा, नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट into the vacuole. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो ये जितने भी आयंस है इन्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेडियंट किस में फेंका जाता है? वैक्यूल में. ठीक है. अमीबा के अंदर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो किसमें हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में. वहीं पे प्रोटिस्ट में आपको मिलेगा फूड वैक्यूल जहां पे खाने को स्टोर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. मैंने कहा था ना इसका रीडिंग बहुत है इस वाले चैप्टर का, इसलिए करा दिया भाई, वरना इतना इकट्ठा हो जाता पूरी क्लास निकल जाती है एनसीईआरटी रीडिंग में मेरी. अब आगे चलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not easily visible under the microscope. तो इसको अलग स्टेनिंग चाहिए होती है तभी ये विजिबल होता है, वरना नहीं होता. ठीक है. The number of mitochondria per cell is variable depending upon the
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये आपको मैंने अभी नोट्स में लिखा है कि जितने भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं कितने नंबर में है, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल. In terms of shape and size, the degree of variability is observed. Typically, it is a sausage or cylindrical shaped. ये भी आपको दिख जाएगा नोट्स में, sausage या cylindrical shaped होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. इनका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है. Each mitochondria, हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, जो डिवाइड करता है ल्यूमेन को into two aqueous compartment, एक outer compartment, एक inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix, जहां पे दो प्रोसेस होती है. वो दो प्रोसेस कौन सी होती है, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल. The outer membrane forms a continuous limiting boundary of the organelle. यानी कि जो outer membrane है वो कैसी है, continuous and smooth. लिमिटिंग का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज आ सकती है, नो, इट इज परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल है. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. तो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है, इनफोल्डिंग्स है, और इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, क्रिस्टे. टुवर्ड्स अ मैट्रिक्स, द क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर, किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है क्रिस्टे, फॉर ऑक्सीजोम्स. ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजोम्स आ सके माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. Aerobic respiration means अगर ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. The matrix also possesses single circular DNA. कैसा होता है, एक होता है सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है. इसके अलावा इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और राइबोसोम्स कौन से वाले हैं, 70S, लिखो एनसीईआरटी में. And the components required for synthesis of protein. The mitochondria divides by fission. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, fission. Fission से होता है इनका डिवीजन, जस्ट लाइक बैक्टीरिया. सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक कॉपी होती है इनके पास. डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है. सिंगल का मतलब है एक कॉपी, नॉट दो कॉपी. ठीक है. अरे गधो, सिंगल प्लाज्मिड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है. अंग्रेजी, अरे भाई तुम रहने दो नोट्स को. हाँ, सही में कैसी कैसी बातें करते हो भाई तुम. डीएनए खुद में ही डबल स्टैंडर्ड होता है बेटा. यस, उसका स्ट्रक्चर देखो. Now, plastids are found in all plants and euglenoids. कहां पे मिलते हैं, प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं आपको plastids. These are easily observed under microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific color to the plants. Based on the pigments, we have three type of plastids: chloroplast, जिसका अभी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, chromoplast and leucoplast. ठीक है. The chloroplast contains chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. Carotenoid pigments, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. And in the chromoplast is fat soluble carotenoid pigment. तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है बच्चों, केरेटिनॉइड. और केरेटिनॉइड्स हमेशा क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, जस्ट लाइक विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए भी किससे बनता है, केरेटिनॉइड से. तो फैट सॉल्युबल क्या हो गया हमारा, केरेटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, xanthophylls एंड अदर पिगमेंट्स. तो अगर हम यहां से देखें कौन से फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स है, जैसे केरेटिनॉइड्स, जैसे xanthophylls. This give the part of the plant a yellow, orange or red color just like carrots. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shape and sizes which store nutrients. Amyloplast के पास क्या होता है, starch like potato. Elioplast, oil and fats like in castor. And eleuroplast store proteins as we see in case of maize.
Majority of the chloroplast of the green plant are found in the mesophyll cells of the leaves. अब हमने एनाटॉमी कर लिए, अब तो आपको बताऊंगी मेसोफिल सेल्स कहाँ होते हैं. पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल कहाँ होते हैं? लीफ में होते हैं, जहां पे क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. Now these are lens shaped oval spherical discoid even ribbon like organelles having variable length. Their number varies from. अच्छा, अब एक हो सकता है क्लेमेडोमोनास के पास जो कि हमारा यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी है, एल्गी भी है. अ ग्रीन एल्गा जो एक ग्रीन एल्गी होती है मल्टी सेलुलर, उसके पास 20 से 40 हो सकते हैं इन द मेसोफिल सेल. Like mitochondria, chloroplasts are also double membrane bound. One of the two inner chloroplast membrane is relatively less permeable. यानी कि अंदर वाली less permeable होती है, बाहर वाली more permeable होती है. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. Stroma क्या है? इसका अंदर का fluid होता है, जिसके अंदर कौन सा reaction होता है बच्चों? Dark reaction. कौन सा होता है? Dark reaction. A number of organized flattened membranous sac called the thylakoids are present in the stroma. Now thylakoids are arranged in stacks. ये जो stacks होते हैं thylakoid के, इन्हें क्या कहते हैं? grana. क्या कहते हैं इन्हें? grana. grana. Now in addition there are flat membrane tubules called the stromal lamella connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoid encloses a space called lumen. और ये lumen कैसा होता है बच्चों? Acidic. The lumen is acidic. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and proteins. It also contains small double-stranded circular DNA molecule and ribosome. देखो it also आ गया ना, यहाँ पे एनसीईआरटी ने सही इंग्लिश लिखी है. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. The ribosome of the chloroplast are 70S and cytoplasmic ribosome क्या होता है? 80S. Very important line. ठीक है, ये हो गया आपका पूरा यहां तक रीडिंग डन. बच्चों बेटा मैं क्या सोच रही हूँ ना, एनसीईआरटी रीडिंग मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगी, नॉट इन द क्लासेस एनीमोर. ऐसे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मेरा सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा. आई नो बेटा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बट आई एम द सेम टीचर हु टीचेस ऑन यूट्यूब एंड हियर. वहां पे एक डेडिकेटेड टाइम देते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, वरना बेटा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे. मेरे पे इतना प्रेशर बनता जा रहा है इस चीज का. हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया एनसीईआरटी मार्किंग में कराऊंगी, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, बट मे बी इन अ डिफरेंट क्लास. यस, वहां पे भी मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ. वहां पे भी मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, सब कुछ आराम से चलता है. साल भर में तुम वहां पे भी रिवाइज कर लोगे सब कुछ. हाँ, आई नो कुछ बच्चे अभी बवाल करेंगे, जाएंगे अड्डा को चिट्ठियां लिखेंगे, हमारे साथ गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, बट दे डू नॉट रियलाइज दिस थिंग कि आई एम द सेम टीचर टेकिंग 2 क्लासेस इन अ डे. यस मैम, यू सीरियस ऑन वाईटी? यस, आई एम सीरियस फॉर वाईटी. यस, हाँ जी, आई एम टीचिंग दैट. आई एम द वन हु इज टीचिंग. अदरवाइज बेटा मैं तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट करा ही नहीं पाऊंगी आप लोग का, इतना ज्यादा. और अड्डा इज एवरी डे प्रेशराइजिंग मी टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर टाइम. सो टेक्निकली मैं तो ऐसे सिलेबस करा ही नहीं सकती. या तो मुझे बिल्कुल मार्च तक का टाइम चाहिए, या फेब, एटलीस्ट दिसंबर एंड तो मुझे चाहिए ही चाहिए. पर चैप्टर आई नीड 1 एक्स्ट्रा क्लासेस. हो ही नहीं पाएगा मुझसे सिलेबस कंप्लीट. यस, या तो आप लोग आराम से डिस्कस करो, आराम से कर लो, इसके ऊपर चर्चा करो, वरना फिर मैं अपना पूरा प्लानर चेंज कराती हूँ. टाइम लगता है यार, 40-40, 50-50 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं क्लासेस में. मैं 5 टॉपिक पढ़ाती हूँ, पूरी एनसीईआरटी खड़ी हो जाती है सामने मेरे. ये सच में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. इस टाइम पे 1.5 घंटे में तो ऐसे मैं कर ही नहीं पाऊंगी.
पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए चीज करना, वरना फिर मैं सारी वो बढ़ाऊंगी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगी मैं आपकी। मैं ऑलरेडी बेटा 1.5 घंटे की जगह 2.25 की क्लास लेती हूँ, फिर मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि तब भी सिलेबस फिनिश नहीं होता है। और मेरा सिलेबस टाइम पे चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये चैप्टर में आराम से कंप्लीट कर दी, 40 मिनट मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, सोचो तुम लोग को। अब हर चैप्टर में अभी जेनेटिक्स आएगा, जेनेटिक्स पढ़ाऊं, समझाऊं, क्वेश्चन कराऊं, फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊं, बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू एक्स्ट्रा क्लासेस। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, यू हैव अ पूरा सेपरेट सीरीज ऑफ एनसीईआरटी, क्या आप वहां से कर लो। अभी क्या चैप्टर के बीच में पेस टूट जाता है बच्चों का, कुछ बच्चा बोर हो चुका होगा इस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ के कि मैम तो पढ़ी जा रही है बस। हाँ, करा दूंगा बेटा, वहां पे थोड़ा स्लो चलता है बट सारे चैप्टर बढ़िया चलते हैं वहां पे। वहां पे सोचो 1.5 घंटा 4 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, ठीक है बेटा। थोड़ा तो आपको मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम रेडी टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू। आपको करना चाहिए थोड़ा सा मेरी भी हेल्प, सच में। यू शुड डू अ लिटिल हेल्प ऑफ मैम ऑल्सो। एक तरह से आपकी 2 क्लासेस हो गई बायो की एवरी डे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट हो गया, नाउ वी डू राइबोसोम। क्या नंबर था इसका? ई। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स लिखो हेडिंग राइबोसोम्स। नहीं कर पाऊंगे बेटा टाइम चेंज नहीं कर पाऊंगी। राइबोसोम्स पे आते हैं। राइबोसोम्स 1953 जॉर्ज पेलेट। कौन थे बेटा? 1953 इट वाज जॉर्ज पेलेट। With the help of electron microscope, he observed the stained bodies. ठीक है, क्या किया इन्होंने? With the help of electron microscope, he observed stained bodies. और इन्हीं stained bodies के इन्होंने क्या नाम दिया? Ribosomes. नेक्स्ट बच्चों, राइबोसोम्स की अगर बात करें इंट्रोडक्शन, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है? ये मेम्ब्रेन लेस क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे यूकैरियोट्स में हो चाहे प्रोकैरियोट्स में, इनके पास कभी मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये बने होते हैं आरआरएनए से और ये बने होते हैं प्रोटीन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे बने होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम बने होते हैं आरआरएनए से और बने होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसलिए क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं किसको? राइबोसोम्स को। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब इसमें आता है कि ये जो आरआरएनए ये है क्या? आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। दिस स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है ना बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये कहां पे बनता है? ये भी एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका सिंथेसिस होता है आपके न्यूक्लियोलस में। सिंथेसिस इनसाइड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में बनता है, सिंथेसिस इनसाइड न्यूक्लियोलस। आरआरएनए कहां बनता है? व्हाट इज आरआरएनए गाइस? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। अब आते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात करते हैं।
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम पढ़ा था बेटा हमने, 70S या 80S? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, बस आपने मुझे वापस से बताना है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी ने लिखा है। इसमें कौन सा होता है बच्चों, 70S। कौन सा होता है, 70S। और इसके अंदर कितनी सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है। एक होती है इसमें स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है इसमें लार्जर सब यूनिट। इसकी जो स्मॉलर होती है वो होती है 30S और लार्जर होती है 50S। अब बच्चे बार बार पूछे थे मैम ये एस है क्या, यस है तो है क्या, दिस इज स्वीडबर्ग यूनिट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, एस क्या है, एस स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन, कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, this coefficient of sedimentation is based on 2 things of this unit. One is the density of the unit, another thing is the size of the unit. What is the size of the unit? And this coefficient of sedimentation is calculated in Swedberg unit. किसमें कैलकुलेट कर रहे थे, स्वीडबर्ग यूनिट में। ठीक है, स्वीडबर्ग यूनिट में। अब इन दोनों यूनिट्स को, सब यूनिट को साथ में रखने के लिए हमें चाहिए होते हैं मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम। अगर कम होगा तो ये दोनों साथ नहीं आएंगी, आपका प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो इसलिए मैग्नीशियम के लिए आप क्या खाइए, खूब सारे सीड्स खाइए। प्लस प्रोकैरियोट्स में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम, अर्गोसोम्स कहते हैं स्ट्रक्चर को, पॉलीजोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं, यह स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अर्गोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये स्ट्रक्चर, व्हेन मेनी ribosomes are connected to same mRNA. मिले अजनबी से तुम ही कहो जी क्या बात है, अब आते हैं नेक्स्ट, यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसमें होते हैं ATS जो कि इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसमें एक होता है 60S और एक होता है 40S यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट क्लास सीधा मंडे को होगी, नो क्लास ऑन सैटरडे। प्लांट किंगडम की मैं एनसीईआरटी मार्किंग करा रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि सब बच्चे उसे अटेंड करें। करते क्या हो तुम लोग,
मंडे की क्लास में मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी. आई विल फिनिश दिस ऑन मंडे. दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड ऑन मंडे. अब ज्यादा बचा नहीं है, साइटोस्केलेटन यही सब बचा है. एंड वी हैव अ क्लास प्लांट किंगडम 2:30 बजे, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ. बहुत अच्छे से, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है. जब बच्चे फ्री में इतना एंजॉय कर सकते हैं तो यू तो हैव पेड फॉर इट यार. यू शुड तो डेफिनेटली अटेंड क्लासेस. ठीक है, करनी चाहिए बेटा जितनी हो सके. यही टाइम है मेहनत करने का, यही टाइम है आगे बढ़ने का. इस टाइम मेहनत मत देखो, इस टाइम बस ये देखो कि बस किसी तरीके से हो जाए. ठीक है. टेस्ट इस बार टेस्ट थोड़ी है. कहाँ है टेस्ट इस बार? मेरे से तो किसी ने सिलेबस भी नहीं लिया इस बार का. टेस्ट का होगा ही नहीं टेस्ट. किसी ने सिलेबस ही नहीं लिया भाई अब तक मेरे से. नोबडी हैज टेकन सिलेबस फॉर दिस संडे. 20 को है ना. पिछला क्या आया था आपका? इस बार फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू. बस ये 3 टॉपिक आएंगे, फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू. और कुछ नहीं आएगा 20 तारीख को. बस वो वाला चैप्टर बहुत बड़ा है अपने में. आई थिंक दैट चैप्टर इटसेल्फ नीड 1 कंप्लीट टेस्ट. काफी बड़ा चैप्टर है वो, छोटा नहीं है. फ्रॉग, कॉकरोच एंड एनिमल टिश्यू. 20 को सिर्फ वही आएगा. अगर मेरे से अभी टेस्ट सिलेबस पूछेंगे तो मैं यही दूंगी, पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट. उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल आएगा. बायोमोलिक्यूल अगेन एक अलग उसमें आएगा. ठीक है. यस, चलो बाय बाय, टेक केयर. माइनर टेस्ट है ना, फिर तो पक्का यही चैप्टर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. मेजर में आएगा फिर जो आएगा. बाय, टेक केयर.